तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए बच्चों, ए कैप विच रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर। कैप लगने से क्या रिप्रेजेंट होता है बच्चों? यूनिट वेक्टर। ठीक है, यदि कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0.5 है तो क्या हम उसको कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। केवल वन यूनिट केवल वन यूनिट होना चाहिए तभी कैप लगेगी। 1 से ज़्यादा है तो भी कैप नहीं लगेगी, 1 से कम है तो भी कैप नहीं लगेगी, 0.99 भी है तो भी कैप नहीं लगेगी। तो सिर्फ 1 यूनिट मैग्नीट्यूड का यदि वेक्टर है तो ही वो कैप से रिप्रेजेंट होगा। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स आर आई कैप, जे कैप एंड के कैप विच यू ऑलरेडी नो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, बहुत ही फंडामेंटल फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसका मतलब मैं समझा दूंगा ताकि ये याद रहने में आसानी रहे, लेकिन ये फॉर्मूला आप देख लो क्या होता है। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है जो कि आपको एकदम रट के समझ के हर तरीके से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये क्या कहता है, ए कैप क्या होगा, किसी भी वेक्टर के अलोंग यदि ए वेक्टर कोई वेक्टर है तो उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, इस गिवन वेक्टर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से डिवाइड कर दो, यानी कि जो भी इस ए का मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, ए कैप मिल जाएगा। मैं आपको एक वेक्टर ड्रॉ करके दिखाता हूँ बच्चों। मान लीजिए ये एक वेक्टर है सिंपल। ठीक है, ये एक वेक्टर है, वेक्टर की तरह ही ड्रॉ कर देते हैं एक बार इसको, चलिए रहने दीजिए, इसको ऐसे मान लेते हैं, ये एक वेक्टर है। ठीक है जी, तो इस वेक्टर का मान लीजिए मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, तो इसकी लेंथ कितनी है 5। ठीक है जी, अब मुझे बोला गया है कि इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालो जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए 1, यानी मुझे एक बोला गया है कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जो कि इसी डायरेक्शन में हो ये। ठीक है, यदि ये 5 है तो ये लगभग 1 है। ठीक है, तो मुझे 1 यूनिट का वेक्टर निकालने के लिए बोला गया है। इसकी लेंथ कितनी चाहिए 1 यूनिट, लेंथ होना चाहिए 1 यूनिट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को छोटा करके 1 यूनिट तक लेके आना पड़ेगा, या फिर इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 रह जाए। वो कैसे रह पाएगा, यदि इस वेक्टर में मैं 5 से डिवाइड कर दूं। अभी हमने देखा जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी वेक्टर का तो उसका मैग्नीट्यूड अफेक्ट होता है, और यदि पॉजिटिव नंबर से स्केलरली मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। ठीक है ना, ये हमने अभी देखा। तो अब यदि ओरिजिनल वेक्टर है ए वेक्टर, उसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 बाई ए का, यानी कि ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय ए, ये क्या है मैग्नीट्यूड। तो ये चीज़ क्या करेगी, ये चीज़ कर देगी, मुझे दे देगी ए कैप, यानी इस ओरिजिनल वेक्टर में से इसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड हट के बाहर निकल जाएगा और ये बच जाएगा ए कैप। इसी फॉर्मूले को यदि मैं रीराइट करूं तो क्या लिख सकता हूं कि एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है जी, तो ये चीज़ है, इसको आपको याद रखना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए एज अ फॉर्मूला कि किसी भी वेक्टर को हम उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इटसेल्फ, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, आप किसी को भी याद रख सकते हो। दोनों ही तरीके से आपको यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका मिल जाएगा। अब हम एक एक्चुअल प्रॉब्लम कर लेते हैं सॉल्व, जिससे हम देख लेते हैं कि कैसे किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ऐसे करते हैं कि पहले तो एक वेक्टर को, एक क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं थोड़ा सा कि एक वेक्टर निकालते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी वेक्टर where position vectors of A is I cap minus j cap plus 3k cap and position vector of B vector is minus k cap. Simple.
ये क्वेश्चन है बच्चों, अब इसका सॉल्यूशन मुझे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले तो क्वेश्चन बोलता है कि यूनिट वेक्टर निकालो, है ना, किस डायरेक्शन में निकालो, ए बी वेक्टर के डायरेक्शन में निकालो यूनिट वेक्टर। फिर ए बी वेक्टर भी दिया नहीं है उसने क्या दिया हमें, उसने हमें पोजीशन वेक्टर्स दिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के। तो जैसा आप लोगों ने इस लेक्चर में इनिशियली देखा था कि यदि पोजीशन वेक्टर्स मालूम हो आपको टर्मिनल्स के, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट के और एंड पॉइंट के, तो वेक्टर आप निकाल सकते हो, ठीक है जी। तो क्या बताया था हमने कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फॉर्मूला याद है बच्चों, मैंने कहा था फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि यदि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है तो वेक्टर कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ए से बी पे जा रहा है ना। तो ए से बी तक जा रहा है वेक्टर, तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट बी हो गया। तो वेक्टर कैसे निकालते हैं आप लोग, कि किसी वेक्टर को निकालना है तो क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, याद रखने को बोला था। तो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल या टर्मिनेटिंग पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल या फिर बिगनिंग, ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल का कॉन्सेप्ट था, तो इस हिसाब से आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी के, है ना, यदि ओ से ऑरिजिन से आप ड्रॉ कर रहे हो तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, है ना। पोजीशन वेक्टर जनरली क्या ऑरिजिन से ही ड्रॉ होता है पॉइंट बी का। तो मान लीजिए ये इस तरह से प्लेन है, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये ओ बी वेक्टर हो गया पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर और ओ ए वेक्टर हो गया पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, माइनस के कैप, ठीक है जी। नहीं माइनस क्या करोगे फिर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कैप, सॉरी ए कैप नहीं, ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो क्या है, आई माइनस जे प्लस 3k, ठीक है जी। तो ये क्या देगा वैल्यू हमको बच्चों, माइनस आई प्लस जे कैप और -3 और -3 के और -4k, ठीक है जी। ये क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया मुझे ए बी वेक्टर, यानी ए से बी की तरफ जाने वाला वेक्टर मिल गया। मुझे ओरिजिनली निकालना क्या था, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, यानी कि मुझे ये निकालना है यूनिट वेक्टर, ये छोटा सा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट की होना चाहिए और जो ए बी की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला बताया था बच्चों, फॉर्मूला बताया था मैंने कि ए बी कैप इज गिवन बाय ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले निकाल लो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए बताया था बच्चों मैंने, कैसे करते हो आप, अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है जी। तो उस तरीके से मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ए बी वेक्टर क्या था, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप, ठीक है जी। ये तो मैंने ए बी वेक्टर लिख दिया। अब मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या बताया था बच्चों, स्क्वायर रूट में -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस जे के कोफिशिएंट में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और -4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो वैल्यू आ गई मेरी निकल के माइनस आई प्लस जे, सारे कैप्स हैं ना, एक बार मैं इसको यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा, इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ये हो गया। तो यूनिट वेक्टर क्या आ गया बच्चों निकल के, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 18, ठीक है। तो क्या हो गया 3√2, तो दिस इज द रिक्वायर्ड ए बी कैप, ठीक है जी। तो क्या आपने लर्न कर लिया इसमें, आपने देखा कि ये तो फॉर्मूला याद कर लिया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, इसको भूलना नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला जो है ना, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, टेक माय वर्ड्स। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, प्लस आपको ये भी याद रखना है कि यदि ए बी वेक्टर निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ए बी वेक्टर निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कर देते हैं, या कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज मत होना बच्चों, इस फॉर्मूला याद रखना कि फाइनल माइनस इनिशियल, आप ए से बी तक जा रहे हो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करते हैं। इसी चीज़ को आप ट्राइंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स को करके भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप ये डिराइव करते बैठो। तो सिंपल तरीका क्या है कि आप याद रखो ए बी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और सॉल्व करो फटाफट।
चलिए बच्चों ये एक क्वेश्चन है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 7 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 5k कैप। क्या करना है बच्चों, ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना है जिसकी लेंथ होना चाहिए 7 यूनिट, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है बच्चों, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 29, यानी 5 पॉइंट समथिंग। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालोगे, फिर उस यूनिट वेक्टर में 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल। तो आपको पहले क्या निकालना है, ए कैप निकालना है। ए कैप इज गिवन बाय ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर विच इज इक्वल टू, व्हाट इज ए वेक्टर, ए वेक्टर है 2i कैप माइनस 5k कैप। व्हाट इज मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज 2 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, that gives you 2i cap minus 5k cap minus 5k cap divided by 4 plus 25 29 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये मिल गया मुझे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। नाउ वेक्टर क्या 7 यूनिट की लेंथ का चाहिए ना, तो therefore the required vector of magnitude या of length कर लेते हैं ना, of length 7 is 7a cap is equal to 7 स्क्वायरली मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या हो गया हमारा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7 इज अ स्केलर और ए कैप इज अ वेक्टर। तो स्केलर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैग्नीट्यूड 7 टाइम्स हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, तो 7 यूनिट का मैग्नीट्यूड बन जाएगा। तो 7 इंटू जो यूनिट वेक्टर मुझे मिला है वो, तो माइनस 5k कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 29। ठीक है जी, तो ये फाइनली आपको कैसे लिख सकते हैं इसको, 7 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29 इंटू, चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, किस तरीके से, देखिए ऐसे एक बार 14i कैप माइनस 35k कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ लेंथ 7 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो इस तरीके से बच्चों आपको एग्जाम में सॉल्व करना होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो सबसे पहले हम एक बार 3D में एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं क्विकली। ठीक है जी, तो एक वेक्टर हम 3D में ड्रॉ करते हैं। बच्चों ये एक पॉइंट है, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A, B एंड C। ठीक है, ये 3 एक्सिस हैं, Y, Z एंड ये एक्स एक्सिस। तो बच्चों ऐसा है कि एक बार मुझे थोड़ा सा पेन को, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये ओरिजिन है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली क्या होते हैं, 0, 0 एंड 0। ठीक है, ये पॉइंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स बीइंग ए, बी एंड सी? इसका मतलब, अच्छा ये जो क्यूबॉइड मैंने बनाया है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यदि आपको पॉइंट P तक पहुंचना है और आप ओरिजिन पर खड़े हो, ठीक है, ओरिजिन से आपको पॉइंट P तक पहुंचना है, तो आपके पास क्या रास्ता हो सकता है जाने का? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट, है ना। शॉर्टेस्ट रास्ता तो वैसे O से P की तरफ चलिए सीधे, बट यदि O से P नहीं चल सकते, आपको पैरेलल टू एक्सिस मूव करना है, तो आप पहले एक्स एक्सिस के अलोंग चलना शुरू करेंगे और यहाँ पहुँचेंगे। तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, यहाँ पर ये डिस्टेंस होगी A। फिर आप y एक्सिस के पैरेलल चलना शुरू करेंगे और डिस्टेंस मूव करेंगे y एक्सिस के पैरेलल, ये डिस्टेंस होगी B। फिर आप z एक्सिस के पैरेलल चलेंगे और पैरेलल चलते हुए पॉइंट P तक पहुँचेंगे और डिस्टेंस मूव करेंगे यहाँ से C। तो इस तरह से आपने A, B और C डिस्टेंस मूव करके आप पॉइंट P तक पहुँचेंगे। सिमिलरली यदि आप पहले y एक्सिस से चलना शुरू करते हैं तो यहाँ आप B डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे,
फिर आप यहाँ वाई जेड एक्सेस के पैरेलल चलते हुए सी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और फिर वापस से एक्स एक्सेस के पैरेलल चल के ए डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट पी तक पहुँच सकते हैं। लेकिन शॉर्टेस्ट वे क्या होगा, ओ से पी डायरेक्ट वेक्टर के अलॉन्ग चलेंगे तो पहुँच जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपको मैं क्यों बताना चाह रहा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए बी एंड सी। यदि आप पॉइंट पी से एक्स वाई प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसका फूट बनेगा P1। ठीक है जी। और इस पॉइंट से यदि आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर है ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये लेंथ जो होगी ये एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर, ये जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल आ रही है, इसकी लेंथ बी के इक्वल होगी। ये चीज़ हम लोगों ने 2D में भी करके देखी है कि किसी पॉइंट से कोऑर्डिनेट एक्सिस पर यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम चल जाते हैं उससे। यदि एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वाई कोऑर्डिनेट, एंड वाई पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली पॉइंट पी से आप जेड वाई प्लेन पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ P2। ठीक है। तो अब इस पॉइंट P2 से यदि आप जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो आपको दिखाएगा वाई कोऑर्डिनेट यानी कि B। सिमिलरली P2 से आप यदि वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे रिमेनिंग इन द जेड ओ वाई प्लेन तो आपको ये मिलेगा C। इस तरीके से बच्चों आपको ये मालूम चल जाता है कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यदि A B C हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग A डिस्टेंस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग B डिस्टेंस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग C डिस्टेंस, ये इसके कोऑर्डिनेट्स का मतलब हुआ। ठीक है। इसके बाद हम लोग समझेंगे बच्चों व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 3D, आई मीन इन वेक्टर्स। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो सबसे पहले हम एक बार 3D में एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं क्विकली। ठीक है जी। तो एक वेक्टर हम 3D में ड्रॉ करते हैं। चलिए इसको हम कलर थोड़ा दे देते हैं। ठीक है जी। अभी हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस अच्छा, ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं 3D प्लेन में एक वेक्टर को ड्रॉ करके आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से एक वेक्टर 3D में ड्रॉ हो सकता है। मान लीजिए ये मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है। ठीक है जी। चलिए तो ये बच्चों मेरी है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, और ये मेरा है ऑरिजिन। ये जो पॉइंट है ये ऑरिजिन है। ठीक है। तो अब देखिए बच्चों कि क्या है, इस पॉइंट को P मान लेते हैं। P पॉइंट है ना, P पॉइंट है। चलिए ये पहले ही बेटर था। तो पॉइंट OP इज अ वेक्टर। ठीक है, जो कि इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। चलिए ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, पॉइंट P से यदि मैं ये OXY प्लेन है ना, इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से P डैश, तो P डैश इज अ परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑन दी OXY प्लेन। तो ऑब्वियस ही बात है, तो P डैश ये क्या बनाया बच्चों मैंने, एक ये क्यूबॉइड है। ठीक है। तो इसमें जो ये P डैश लेंथ है वो सेम लेंथ होगी जैसे कि O, ये मान लीजिए पॉइंट है Z डैश। ठीक है। तो OZ डैश की जो लेंथ होगी वही लेंथ P डैश की होगी, और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, यदि हैं A B C, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं A B C हैं। ठीक है जी। तो हम क्या कर सकते हैं कि OZ डैश कितना होगा, C, यानी Z कंपोनेंट, Z कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा, इस पॉइंट P का जो XY प्लेन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उस लेंथ के इक्वल होगा OZ डैश। सिमिलरली ये पॉइंट मान लेते हैं Y डैश और ये मान लेते हैं X डैश। तो मुझे मालूम चल जाएगा कि OY डैश की लेंथ कितनी होगी बच्चों, B है ना, B, और ये लेंथ कितनी थी C, और ये OX डैश की लेंथ होगी A। ठीक है जी। तो ये जो OX, OY डैश और OZ डैश हैं, इनको बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर OP।
ठीक है, स्केलर कंपोनेंट्स, यानी कि यदि ओपी वेक्टर को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूँगा, ये लिखूँगा मैं ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है जी। तो ये जो ए बी और सी हैं ये हैं स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओपी वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। और यदि मैं लिखता हूँ ये ए आई कैप, अब सिंस आपको पता है कि यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन ना क्या कहलाता है, आई कैप। ये पॉइंट क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1 0 0, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट होंगे 1 0 0, और ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, आई कैप, क्योंकि ये लेंथ कितनी है 1 यूनिट। सिमिलरली यदि यहाँ एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं 0 1 0, तो ऑरिजिन से इस पॉइंट को मिलाने वाले लाइन के इस वेक्टर को क्या बोलेंगे बच्चों, जे कैप। सिमिलरली हमारे पास होता है के कैप, ठीक है। चलिए, तो आई जे और के ये यूनिट वेक्टर्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या होते हैं कि एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में 1 यूनिट के वेक्टर्स होते हैं, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। आप कहीं भी जाएंगे तो आई जे के आर दी स्टैंडर्ड वेक्टर्स, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। तो ए आई कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा, जैसा कि हम जानते हैं ए क्या है, मैग्नीट्यूड है, और आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विद द यूनिट वेक्टर गिव यू द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ ए। तो ए आई कैप बच्चों कहलाएगा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली बी जे कैप क्या कहलाएगा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, एंड सी के कैप इज वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शंस। तो बच्चों ये वेक्टर कंपोनेंट्स हो गए, और यदि खाली हम ए बी और सी की बात करें तो ये स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ ओपी वेक्टर्स हो गए। तो ये चीज़ सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको ज़्यादा इसमें कुछ डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि किसी भी वेक्टर को, यदि आप कोई वेक्टर ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप की बात कर रहे हो, तो ए विल गिव यू दी स्केलर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों।